हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल हिट्स मैथ्स। आज पहले आपको बता दें कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट से या बाई टेलीग्राम से नहीं पहुंच पाता है तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो करते हैं शुरुआत आज अपन आगे। सबसे पहले आज एक नई सोच के साथ मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ। एक सुविचार आपके सामने है। सुबह का समय है, परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। यानी कि इस दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है तो परिश्रम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अगर आप परिश्रम करोगे तो 100% आप सक्षम होगे। आज नहीं तो कल, हो सकता है लेट हो, लेकिन आप एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। चाणक्य की नीति से और बहुत ही अच्छे विचारों से चाणक्य ने सफलता प्राप्त की है। उन्हीं में से एक विचार है ये जो आपके सामने है, परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। मतलब कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो एक ही विकल्प है, परिश्रम। उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है। चलते हैं हम आगे आपकी स्टडी की ओर। इसका भी ज़रूर आप जीवन में उतारें। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग। कल किसी रीज़न से वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैं आपके लिए मॉर्निंग में ही लेके आ गया वीडियो। तो आज अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ क्या है? इसको आप याद रख सकते हो, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस ही क्या है? कूलम्ब का लॉ है। अब ये क्या है, क्या है? तो ये लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी दो चार्ज है सपोज आपके पास, दो चार्ज आपके पास है, एक है Q1 और एक है Q2। तो इन दोनों के बीच में या तो रिपल्सन होगा और या फिर अट्रैक्शन होगा, चाहे उनमें कुछ भी हो। चार्ज है तो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा। तो जो रिपल्सन और जो अट्रैक्शन है वो एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। वो एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। मान लो ये दो चार्ज है, तो इन दोनों ही चार्ज में ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा होगा। तो वो कैसा होगा? तो फर्स्ट ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्ड ध्यान रखना आप, पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का सेंस ये है कि ये नहीं कि कोई बड़ा चार्ज है तो बड़ा मेटल है तो उसको अपन पॉइंट नहीं बोल सकता। अगर दो बड़ी मेटल है या बड़े चार्ज हैं तो उनको अगर बहुत दूर तक अपन रख दें तो वो भी क्या कहलाएंगे? उस समय वो कैसे हो जाएंगे? पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए होगा। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को अपन बोल रहे हैं Fc। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो फोर्स है, ये लॉ कहता है कि ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। डायरेक्टली Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2। तो फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है?
प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सेकेंड बात कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि ये फोर्स जो होता है एफ सी, ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, वहाँ सपोज इसकी डिस्टेंस है आर, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। मोटे तौर पे ये कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कूलम्ब्स लॉ क्या है। अब देखो कंपेयर करिए, अगर अपन इसको कंपेयर करने जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल इसी प्रकार से था वो भी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर था। तो भाई जिस प्रकार से ये मानते हैं अपन कि किसी भी पेड़ से एप्पल गिरा तो ग्रेविटेशन बना, सिमिलरली इसी प्रकार से जब अंबर को रब किया गया तो जो फोर्स आया वो उसको चार्ज बोल दिया आपने, और ये फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए एफ सी, और इसको अपन बोल देते एफ जी। दोनों एक प्रकार से सिमिलर ही है। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। अब तो कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया था आपके, एफ सी प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 और एफ सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों से अपन लिख सकते हैं एफ सी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के जो है के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, और इसकी वैल्यू आपको याद भी रखनी है कि के इज इक्वल टू होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। यूनिट आप लगा सकते हो, के की यूनिट निकालनी है आपको, तो ये जाएगा इधर डिस्टेंस में, फोर्स होता है आपका न्यूटन में, ये न्यूटन हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये Q1 और Q2 जो कि चार्जेस है, और चार्जेस की यूनिट होती है कूलम्ब, तो कूलम्ब का स्क्वायर। ये के की वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर है ना? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है। अब अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, मान लेते हैं आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो इसमें होगा यूँ, दोनों पॉजिटिव है तो इनमें रिपल्सन होगा। एक चीज़ आपको ये बता दूँ, जिस प्रकार से ग्रेविटेशन फोर्स भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता था, इसी प्रकार से जो कूलम्ब्स लॉ जो होगा वो भी आपके अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ही होगा, या सेंटर से सेंटर ही होगा, इसलिए इसको सेंटर फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये सभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें। ठीक है,
तो ये मान लेते हैं अपन दो चार्जेस है आपके पास, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन हुआ। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये चीज़ इसको रिपल करेगी और ये चीज़ वापस इसको रिपल करेगी। तो जब ये रिपल होगी तो ये फोर्स, ये वाला जो है वो इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर। तो फोर्स ऑन 1 बाई 2, तो इसको इस प्रकार से लिखना है, फोर्स ऑन 1 बाई 2। इसी प्रकार से इधर फोर्स ऑन 2 बाई 1, तो इसको लिखेंगे अपन 2 और 1। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बीच में डिस्टेंस होगी, जिसको आर मान लेते हैं अपन, कोई डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड लिया मैंने क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म में जो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, ऊपर वाली फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर से इधर आओगे तब R1 माइनस R2। फाइनल इधर से इधर आ रहे हैं तो फाइनल ये हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन फोर्स को डिराइव करेंगे। तो F12, पहले मैं इस फोर्स को डिराइव करता हूँ कि फोर्स ऑन 1 बाई 2 ये कितना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, R का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया आपके, वापस लिख रहा हूँ मैं आपके, F12 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में है तो साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आ गया 1 2 का। क्लियर है, तो यूनिट वेक्टर 1 2 वाला लिख देते हैं अपन कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1 से 2 वाला यूनिट वेक्टर R1 माइनस R2 माइनस R1। क्लियर हो गया ये आपके। नेक्स्ट अब देखो, ये आपका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही होता है। तो अपना जो फॉर्मूला था उसमें FC इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R मॉड्यूलस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर था। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको कि वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। तो इसका वेक्टर क्या था, इसका वेक्टर आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब मैं FC इज इक्वल टू हो गया आपके K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आपके पास, ये देखिए R1 माइनस R2, ये वेक्टर ऐसे कैसे, और ये अब इसको देखना R1 माइनस R2 का जो मॉडल्स है वो किसके बराबर है,
ये मॉडल्स तो तीनों का सेम है, ये R1 R2 माइनस R1, ये R और ये R। वेक्टर्स तीनों से अलग अलग है, लेकिन इनके जो मॉडल्स, इनकी जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, और इनमें मैग्नीट्यूड तो इसका सेम ही रहेगा, यानी कि ये तीनों बराबर हो सकते हैं, इन तीनों को अपन बराबर मान सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन R का मॉडल्स। क्लियर? तो एफ सी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R मॉडल्स का क्यूब R1 माइनस R2, ये है F1। ये वेक्टर फॉर्म। इसी प्रकार से अब अगर आपको F21 लिखना है तो कुछ नहीं, बस इधर आ जाएगा R2 माइनस R1 आ जाएगा। क्लियर है ना? एक जो स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था यहाँ, ये R1 माइनस R2 ही है, क्योंकि R12 है। ओके, वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वेक्टर फॉर्म में था, दो चार्जेस थे Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड था R। वेक्टर फॉर्म में लिखा जब R1 से R2 था, जब F1 से 2 था तो क्या था, R2 माइनस R1 था, और जब ये इधर से इधर था तो R1 माइनस R2 था। अपन निकाले F1 से 2, यानी कि फोर्स ऑन 1/2, यानी कि इधर वाला, तो इधर वाला में क्या आएगा, R1 माइनस फोर्स ऑन 1/2, यानी कि इधर से इधर फोर्स आ रहा है ना, फोर्स ऑन 1/2, यानी कि ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है, तो इसका वेक्टर कौन सा है, R1 माइनस R2। ये समझ रहे हो ना, फोर्स ऑन 1/2, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही तो डायरेक्शन होगा ना, और इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2। तो कुलाम्स लॉ से F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12, F12 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। इसकी जगह पे अपन ने लिखा 1 से 2 में डायरेक्शन जो था ये वाला था, इसका वेक्टर फॉर्म ये आ गया। उसके बाद में ये जो था यूनिट वेक्टर, ये कंप्लीट किया, ये तो था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये जो यूनिट वेक्टर जो था, इस यूनिट वेक्टर की जगह पे अपन ने क्या लिखा, इसका वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर हो गया और इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड तो तीनों के सेम थे, मैग्नीट्यूड के अंदर तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू R का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये तो सेम ही रहेगा ना। भाई सेम क्योंकि डिस्टेंस चेंज तो नहीं हुई है, बस अपन वेक्टर फॉर्म में लिखता है। तो जब फोर्स ऑन 1/2 उस समय वेक्टर ये होता है, और जब फोर्स ऑन 2 वेक्टर जब ये होता है, और ओरिजिनल मैग्नीट्यूड ये है, पर डिस्टेंस तो ये नहीं है कि कुल मिला के तीनों सेम है। तो इसकी जगह पे भी आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे भी ये लिख सकते हो। तो R1 माइनस 2 जो था, इसकी जगह पे आप वेक्टर लिख दिया, मैग्नीट्यूड R आ गया, तो इसकी जगह ये आ गया मैग्नीट्यूड R। क्लियर? इसके बाद के Q1 अपॉन Q2 R3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया तो R3 हो गया, और ये चीज़ एज इट इज़ आपके यहाँ आ गई। तो ये हो गया F फोर्स ऑन 1/2। इसी प्रकार से अगर आपको फोर्स उसका फॉर्मूला लिखना है तो आ जाएगा फोर्स ऑन 2/1 के Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब R2 माइनस R1 बस, सिंपल। तो अपन ने देखा कि R12 और R21 दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऑपोजिट है, इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो इनका चेंज रहेगा, सिर्फ नेगेटिव। ऑपोजिट वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन खाली नेगेटिव और पॉजिटिव का रहेगा।
और इसका मतलब ये हो गया कि ये किस में था, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, कि भाई ये जो फोर्स जो है, ये फोर्स एक प्रकार का एक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है, और एक्शन रिएक्शन किस में था, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये भी पूछ सकता है कि कुलाम्स लॉ जो है वो कौन सा लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को, कुलाम्स लॉ न्यूटन के कौन से लॉ को कंसिस्ट करता है, तो थर्ड लॉ को, क्योंकि एक्शन जितना एक्शन है उतना रिएक्शन है, F12 की वैल्यू जितनी होगी उतनी की उतनी F21 की होगी, बस खाली डायरेक्शन चेंज होगा। क्लियर है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये फोर्स जो है वो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस के बीच में करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट फोर्स भी इसको अपन बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेते हैं वो है आपके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टिक की भाई कुलाम फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टिकली स्पीकिंग कुलाम्स लॉ, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कुलाम्स का जो लॉ है वो ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, वो भी रेस्ट में, ठीक है ना। बाकी वाला आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेन चीज़ ये जानना कि कुलाम्स लॉ जो है वो वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज और वो भी रेस्ट में होना चाहिए। सेकेंड, कि जब दो चार्ज को 10 की पावर -5 मीटर, बहुत छोटा है, इससे जब किसी दो चार्ज को इतनी दूरी पर रखा जाता है या इससे कम दूरी पर रखा जाता है तो कुलाम्स का लॉ वहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट कर जाता है। यानी कि कम से कम कुलाम्स का लॉ जो लागू करना है तो वो जो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 10 की पावर -5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वहाँ पर कुलाम्स लॉ लगेगा दो चार्ज के बीच में। थर्ड जो पॉइंट है कि भाई दो चार्ज जो है, मान लो Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अगर मान लो एक और चार्ज आ जाए, थर्ड चार्ज Q3, तो क्या किसी तीसरे चार्ज के आने से इन दोनों के बीच में जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसमें कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। तो ये कहता है कुलाम्स लॉ कि अगर दो चार्ज है और वहाँ पर एक तीसरा चार्ज आता है Q3, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसके बीच में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट फोर्स में फ़र्क हो सकता है, लेकिन फोर्स ऑन 1 बाई फोर्स ऑन 2 इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये नहीं है भाई कि तीसरा चार्ज आ गया तो जो सेकंड चार्ज जो था वो फर्स्ट पे थोड़ा कम या ज़्यादा फोर्स करने लगे, नहीं, वो पहले जितना लगा था उतना ही फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स अलग हो सकता है, लेकिन Q1 के ऊपर Q2 उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगाता था। ओके, फोर्थ पॉइंट, कुलाम्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड कुलाम्स फोर्स इज कंजर्वेशन इन नेचर। कुलाम्स लॉ क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया था अपन ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो फोर्स था आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और कुलाम का जो लॉ था वो कंजर्व है, कंजर्व बताया था अपन ने, F12 इसको F21 लेकिन नेगेटिव है तो कंजर्व हो गया। क्लियर है, ओके। तो ये चारों पॉइंट्स आप लिख देना। चलिए, तो ये हो गया आपका कुलाम्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, अभी अपन ने पढ़ा था कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ में अपन ने बताया था कि दो चार्जेस के बीच में बताया था कि दो चार्ज है उनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है ना। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं कि जब नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तो जो नेट फोर्स जो होता है वो क्या वैल्यू देता है, वो क्या वैल्यू देता है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज है Q1, Q2 और Q3। अभी आपको मैंने बताया था पहली चीज़ तो ये था कि उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था कुलाम्स लॉ का कि
जब दो चार्ज होते हैं और उसके पास में कोई तीसरा चार्ज आ जाता है या चौथा चार्ज, कुछ कितने भी चार्जेस आते हैं, तो क्या ये तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, F12। फोर्स मान लेते अपन Q1 के लिए कर रहे हैं, तो अपन F12 हो गया कि फोर्स ऑन 1/2। तो क्या इस थर्ड चार्ज के आने से इस F12 में कोई फ़र्क होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इसका Q1 का जो नेट फोर्स जो है, इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेट फोर्स है, वो ज़रूर चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों होगा? क्योंकि अब इसके ऊपर एक तो Q1 लगा रहा है फोर्स, सॉरी Q2 लगा रहा है, और अब तीसरा जो है वो Q3 भी लगाएगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से, फोर्स ऑन 1/3। समझ में आ रहा ना? तो इस Q1 के ऊपर, Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स, नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा, और उसकी वैल्यू आपके सामने साफ आपको भी दिख रही है कि जो F नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ F12 और सम ऑफ F13। यानी कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, द टोटल नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम। इज क्या है ये? क्योंकि वेक्टर सम है, इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। आपको मैं एक बार वापस बताता हूँ इसको आगे नए पेज पे। अब इसी प्रकार से अपन जब इसको लेते हैं, अब ये तो 3 का बता, इसी प्रकार से बहुत सारे अगर होता है, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया और Qn हो गया। तो मान लेता है कि अपन Q1 के लिए कर रहे हैं, या मान लेते हैं अपन Q2 के लिए कर रहे हैं, Q2 के लिए कर रहे हैं। मान लो अपन इसके लिए निकालेंगे कि इसका नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा? एक तो Q1 डालेगा, क्या आएगा, फोर्स ऑन 2/1। दूसरा ये भी डालेगा, फोर्स ऑन 2/3। ये भी डालेगा, फोर्स ऑन 2/4। इसी प्रकार से ये भी डालेगा, तो फोर्स ऑन 2/n। और मैं अभी आपने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, तो जो नेट फोर्स होता है किसी के वे ऊपर, तो इस समय अपन इसकी बात करें तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्सर्टेड कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ये अपन n है तो n फोर्सेज करेंगे इसके ऊपर, तो इसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, F नेट इज इक्वल्स टू F21 प्लस F23 प्लस F24 प्लस डॉट 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 F2n। ठीक है ना? इस प्रकार से ही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है ना? ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके। एंड आप इसको कंप्लीट नोट कर ले। मैं आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं PDF में आपको मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा, जिससे आपको अपनी नोट कर ले। इससे आपको आराम से इसको समझना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय बाय।